गुड मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमने स्टार्ट किया था बोन मैरो। बोन मैरो में हमको बोन मैरो के बारे में समझना था कि आखिर बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो बनता कैसे है। ठीक है, तो बोन मैरो को समझने के लिए हम जानते हैं जो बोन होती है, बोन मतलब हड्डी का जो केंद्रीय भाग होता है। केंद्र भाग मतलब किसी बोन्स का अगर हम अनुप्रास से काट करके, किसी बोन्स को अगर हम काट करके उसका अध्ययन करते हैं तो उसके जो भाग केंद्र वाला भाग होता है, मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुलरी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरी ट्यूब बोलते हैं। इस मेडुलरी ट्यूब के बीच बीच में एक बोन्स पाई जाती है जिसे सुसर बोन बोलते हैं। उस बोन में स्पेस पाया जाता है। किसमें? बोन है। बोन का जो कौन सा ट्यूब है? कौन सा ट्यूब है? बोन को हमने काटा तो उसमें कौन सा ट्यूब पाया जाता है? मेडुलरी ट्यूब पाया जाता है। उस मेडुलरी ट्यूब के अंदर एक बोन्स पाई जाती है जिसे सिलाक बोन भी बोलते हैं, सुसरी बोन भी बोलते हैं। तो उस सिलाक बोन में बीच बीच में स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस में क्या भरा हुआ होता है? क्या भरा हुआ होता है? सेलुलर वस्कुलर टिश्यू होते हैं। सेलुलर वस्कुलर टिश्यू होते हैं जिससे बोन मैरो का निर्माण होता है। ठीक है, हमको बोन मैरो अस्थि मज्जा का निर्माण पढ़ना है। तो अस्थि मज्जा का निर्माण कैसे होता है? तो जो बोन होती है, बोन की जो मेडुलरी ट्यूब होती है, मेडुलरी ट्यूब में कौन सी बोन पाई जाती है? सिलाक बोन पाई जाती है। उस सिलाक बोन में बीच बीच में स्पेस होते हैं जहाँ पे सेलुलर वस्कुलर टिश्यू भरा हुआ होता है। उसे क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अस्थि मज्जा दो प्रकार के होता है। बोन मैरो दो प्रकार का होता है, एक येलो बोन मैरो, एक रेड बोन मैरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम येलो बोन मैरो के बारे में समझते हैं। ये जो येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, पहले रेड बोन मैरो के बारे में समझते हैं। तो जो रेड बोन मैरो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? उनमें क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है, और आरबीसी में ऐसा क्या पाया जाता है जिसमें रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त कलर होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, नॉर्मल जो ह्यूमन मतलब फीमेल्स में कितनी होती है? एचबी जो है हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है? फीमेल में कितना होता है? मेल में नॉर्मल एचबी रेट क्या है? 13.7 से 17 कितना होता है? 13.7 से 17 कितना होता है मेल्स में, और फीमेल में कितना होता है? 12 से 15। 12 से 15 किसका होता है? फीमेल में। क्या? एचबी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। इनमें इनका जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, इनका कलर रेड कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो मेल्स में होता है वो कितना होता है? 13 to 17, और फीमेल्स में 12 to 15। समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन का जो मतलब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितने दिन तक जीवित रहती है? ठीक है, उनका जीवन काल कितना होता है? कितने दिन का होता है? 20 to 122, 20 से 120 डेज। कितना होता है? 20 to 120 डेज। ठीक है, अब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। तो 120 दिन के बाद वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो वो खत्म कहाँ पे होती है? कहाँ खत्म होती है? लीवर और प्लीहा में, है ना। तो वहां पे क्या पाया जाता है? आरी सेल्स पाए जाते हैं। वो आरी सेल्स किसको खत्म करते हैं? आरबीसी को खत्म करते हैं। आरबीसी भी कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिकाएं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी क्या है? कोशिकाएं हैं। इन लाल रक्त कोशिकाओं को खत्म कौन करता है? आरी सेल्स। और ये कहाँ पे खत्म करता है? प्लीहा तथा यकृत में। ठीक है, स्प्लीन तथा लिवर में इन्हें खत्म किया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आरबीसी का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? लाल
वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो में जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? जो येलो बोन मैरो होता है वहां पे क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? रेटिकुलर टिश्यू पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स, लिपिड तथा रेटिकुलर टिश्यू पाए जाने के कारण ये येलो बोन मैरो का कलर येलो होता है। और इससे किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण होता है। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? और बोन मैरो में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, बोन मैरो में किसका प्रोटीन, किसके लिए? प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? वो प्रोटीन कहाँ निर्मित होता है, कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? प्लाज्मा में। रेड जो रक्त होता है, रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का संश्लेषण या उस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कौन करता है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी डेफिनेशन की देखी? बोन मैरो की। बोन मैरो की डेफिनेशन में हमने देखा कि ये बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है? बोन्स की जो मेडुलरी ट्यूब होती है, मेडुलरी ट्यूब में क्या पाया जाता है? कौन सी बोन पाई जाती है? सिलाक बोन पाई जाती है। उस सिलाक बोन में स्पेस पाया जाता है, ब्लैंक स्पेस पाए जाते हैं। उस ब्लैंक स्पेस में को क्या पाया जाता है? सेल्यूलर वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। अब बोन मैरो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, एक येलो बोन मैरो, एक रेड बोन मैरो। अगर हम येलो बोन मैरो की बात करें तो येलो बोन मैरो का कलर येलो किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है तथा रेटिकुलर टिश्यू पाया जाता है। इसकी वजह से येलो बोन मैरो का कलर येलो कलर का होता है। और इससे किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? RBC का निर्माण होता है। और RBC में जो रेड कलर होता है, जो ब्लड सेल्स का रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। अब ये हमारे ह्यूमन में नॉर्मल मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में होता है, ये कितना हमने ये भी बता दिया। इसके बाद ये कितने दिन तक इसका जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल्स का? 20 से 120 दिन तक। 20 से 120 दिन बाद जब कोशिका मतलब रेड ब्लड सेल्स की जो रक्त कोशिकाएं खत्म होती हैं, समाप्त होती है, वो कहाँ पे होती है? लीवर तथा स्प्लीन में। और उनको खत्म कौन करता है? कौन सी सेल्स करती है इनको खत्म? आरी सेल्स उनको खत्म करती है, ठीक है। यहाँ से हमारा अस्थि मज्जा खत्म होता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन। तो जो बोन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो बोन का विकास होता है वो 2 कोशिकाओं से होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। 2 कोशिकाएं काम करती हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो हम पहले देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो बोन्स के निर्माण में काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है? बोन्स को क्या करती है? कल बताया था मैंने, जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो क्या करता है? बोन्स का निर्माण करता है, बोन्स का आकार देता है, बोन्स को नॉर्मल साइज तक पहुंचाता है, ठीक है। विशेषता बोलना चाहिए अगर बोन का निर्माण है, अगर बोन साइज में बढ़ रही है, बोन ग्रोथ कर रही है, तो इसकी वजह से कर रही है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की वजह से। और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बोन्स की जो असमान लंबाई होती है, ठीक है, असमान चौड़ाई होती है, उसे नॉर्मल करने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। जब बोन्स का निर्माण होता है, ठीक है, जब बोन्स का निर्माण होता है तो बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ होने तक ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं करता। पर जब बोन अपने नॉर्मल साइज से बढ़ने लगती है या कैसी भी चौड़ाई लेने लगती है, लंबाई लेने लगती है, तो उसको कम करने का या नॉर्मल करने का काम कौन करती है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स काम करती है, ठीक है। फिर हमने देखा था जो बोन्स का विकास है वो 2 जगह में होता है, एक कार्टिलेज, एक हाइलिन कार्टिलेज में होता है, और दूसरा कहाँ होता है? फाइब्रस मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है? फाइब्रस मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन में। तो जो बोन फाइब्रस मेम्ब्रेन में बनती है उन बोन्स को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेनस बोन कहा जाता है। और जिन बोन्स का निर्माण कार्टिलेज हाइलेन कार्टिलेज में होता है उन बोन्स को कार्टिलेज बोन कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। डेवलपमेंट ऑफ बोन समझ में आया? ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन को संरचना प्रदान करती है, बोन्स को ग्रोथ प्रदान करती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई प्रदान करती है, ठीक है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है इसको नॉर्मल रखने का काम करती है। अगर लंबाई चौड़ाई अधिक हो जाती है तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, उसको कम करने का काम करती है तथा ऑस्टियोब्लास्ट बोन को नॉर्मल साइज प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हमने बोन मैरो देख लिया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बोन्स का, अस्थियों का क्रियात्मक कार्य जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बोन्स। हमने अभी बोन्स की एनाटॉमी देखी है, क्या देखी है, बोन्स की एनाटॉमी देखी है। हम बोन्स का क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, मतलब हम बोन्स के कार्य स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।